देखिए, अभी तक हम लोग वर्धन वंश के बारे में पढ़ चुके थे। ठीक है, कि जो मैप था उसमें अपर पार्ट जो था वो वर्धन वंश के पास था, और जो लोअर पार्ट था वो लोअर पार्ट जो था वो सातवाहन के पास था। ठीक है, तो हम लोग एक इम्पोर्टेंट चीज में देखेंगे क्या, कि ये पता था कि ये दोनों जो थे वो फ्यूडल सिस्टम पे चलते थे। फ्यूडल सिस्टम मतलब क्या हुआ? फ्यूडल सिस्टम मतलब वो सामंत। ठीक है, सामंत। सामंत मतलब क्या हुआ? सामंत मतलब हुआ कि जैसे एक बड़ा राज्य है, ठीक है, उसको टुकड़ों में विभाजित कर दिए। ठीक है, और इसका जितना भी हेड रहेगा, ठीक है, उसको इससे रेवेन्यू मिलता रहेगा। जैसे ये वाला इलाके का जो हेड है ये, उसको इससे रेवेन्यू मिल रहा है, ये वाले को इससे रेवेन्यू मिल रहा है, ये वाले को इससे रेवेन्यू मिल रहा है। और जो राजा रहता था वो सबसे ऊपर रहता था, ये सारा चीज देखता था। और कभी अगर युद्ध हुआ दूसरे वाले से, तो क्या करना है, इन फ्यूडल को पर्टिकुलर आर्मी देनी है अपनी, और टैक्स देना है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता था, जब रूलर वीक होता था या रूलर का सक्सेसर वीक होता था, तो इसी में से कोई एक अपना आधिपत्य बना लेता था। ठीक है, तो आज पर्टिकुलरली हम देखेंगे कि हर्षवर्धन के बाद और सातवाहन के बाद जो राज प्रोमिनेंट आया, जो डायनेस्टी प्रोमिनेंट आई, उसमें से एक है चोल। ठीक है, ये एनसीईआरटी में भी है और लूसेंट में भी है। तो आज आप लोग देखेंगे कि लूसेंट जो होता है वो इतना फालतू चीज देता नहीं जितना हमको लगता है। ठीक है, तो आज आइए इसमें देखते हैं। ये देखिए, ये मैप है। ठीक है, ये वाला एरिया जो है वो राष्ट्रकूट का है। ठीक है, ये वाला एरिया जो है राष्ट्रकूट का है। और ये जो बॉर्डर लाइन दी हुआ है, इसका मतलब है कि ये आगे और पीछे होती रहती थी टाइम टू टाइम। ठीक है, इधर पालास, ठीक है, इधर राष्ट्रकूटा, और इधर गुज्जर प्रतिहार। ठीक है, आगे आप देखिएगा गुज्जर प्रतिहार पारमार में और चंडेल में और चाहमान में, इसमें विभक्त हो गई। पहले गुज्जर प्रतिहार थी, फिर ये तीनों अलग अलग विभक्त हो गई। ठीक है, उसके बाद इस साइड जो बिहार साइड पड़ता है आपका, वो पड़ता है पाल का। और इस साइड कर्नाटक साइड राष्ट्रकूटाज का पड़ता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि आगे बढ़ने पे कि क्या क्या बात बताया है एनसीईआरटी में। तो ये क्या बताया कि राष्ट्रकूट जो दक्कन में थे वो चालुक्य, मतलब चालुक्य सबऑर्डिनेट काम करते थे मिड 8th सेंचुरी में। जो दंती दुर्ग था, इंपॉर्टेंट है, दंती दुर्ग, a Rajput chief overthrow his Chalukya overlord and perform a ritual called हिरण्यगर्भ। अब हिरण्यगर्भ क्या हुआ? जैसे हम लोग याद कीजिएगा कि सातवाहन क्या किए थे। सातवाहन एक मतलब ये बताए थे कि जो जिस कास्ट का है उसको उसी कास्ट में रहना चाहिए, मतलब जो जिस वर्ण का है उसको उसी वर्ण में रहना चाहिए। और खासकर जो गुज्जर प्रतिहार थे या राष्ट्रकूट थे, वो बेसिकली ब्राह्मण्स थे। तो उनको हिरण्यगर्भ कर हिरण्यगर्भ करना हुआ। ठीक है, कि हिरण्यगर्भ करने के बाद ही वो मतलब लड़ सकते थे, क्षत्रिय के बराबर में आ सकते थे, मतलब लड़ने वाला टेंडेंसी क्रिएट कर सकते थे। ठीक है, तो चालुक्य ओवरलॉर्ड परफॉर्म ए रिचुअल कॉल्ड हिरण्यगर्भ, लिटरली द गोल्डन बॉम्ब। This ritual was performed with the help of Brahman. It was thought to lead the rebirth of sacrificer as a Kshatriya, even if he not only one by birth। ठीक है, तो इससे हम लोग दो चीज सीखे। एक क्या, राष्ट्रकूट जो थे वो चालुक्य के अधीन थे, और दूसरा क्या कि हिरण्यगर्भ एक रिचुअल हुआ था। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते देखिए, कदम्ब और मयूर श्रवण। आप लोग देखिएगा कि एक क्वेश्चन, मतलब एनसीईआरटी में तो सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है, कदम्ब वंश का मयूर श्रवण, और ये बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो याद रखिएगा, कदम्ब और मयूर श्रवण और गुर्जर प्रतिहार वंश का हरिश्चंद्र, दोनों क्या थे, ब्राह्मण थे। अब आते हैं आगे। तो आगे क्या है एडमिनिस्ट्रेशन में, कि लोग मतलब जो जितने भी लोग थे, जो सामंत थे, वो बढ़िया बढ़िया टाइटल लगाते थे, जैसे महाराजा धीराज, त्रिभुवन चक्रवर्ती, इस टाइप का। लेकिन वो बस फेंकते थे, उनका कोई काम नहीं होता था। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। द इंस्क्रिप्शन ऑफ चोलास हु रूल्ड इन तमिलनाडु रिफर टू मोर देन 400 टर्म्स फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्स, मतलब 400 से ज्यादा डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्स लिया जाता था। इसमें से जो सबसे फ्रिक्वेंटली मेंशन टैक्स है वो है वेटी, जो कि
कैश में नहीं लिया जाता था बल्कि फोर्स्ड लेबर में लिया जाता था, और ये पूछा जाएगा इस बार, मतलब कभी भी पूछ सकता है। ठीक है, तो वेटी क्या था? फोर्स्ड लेबर था। और कदमाई क्या था? कदमाई लैंड रेवेन्यू था। ठीक है, कदम पड़ता है तो कदम मतलब लैंड। ठीक है, कदम लैंड पे ही पड़ता है, और वेटी मतलब फोर्स लेबर। घर में देखते थे बेटी वेटी जो होती थी तो पहले उसको काम करना पड़ता था फोर्स लेबर के तरह तरीके से, तो वैसे याद रखिएगा। अब आगे आते हैं, जो प्रशस्ति और लैंड ग्रांट है ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लगभग लगभग सबका अपना अपना प्रशस्ति है। प्रशस्ति मतलब क्या? लेख। और उस प्रशस्ति में उसका अपना अपना ये है, क्या बोलते हैं कि पॉम्पसनेस क्रिएट किया है कि हम फलना ढिमका बहुत हेवी आदमी है, इस टाइप का। ये देखिए, ये चोला का प्रशस्ति है, इसमें यही सब लिखा हुआ है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आ जाइए, ये देखते हैं कि वॉर क्यों होता था। ठीक है, वॉर क्यों होता था? क्योंकि एक टाइम ऐसा आया कि जब एग्रीकल्चर सेक्टर क्रिएट होने लगा, तो जो कन्नौज है वो सबसे ज्यादा, कन्नौज जो है वो सबसे ज्यादा फर्टाइल एरिया था, क्योंकि दोआब पे था, गंगा के दोआब पे और यमुना के दोआब पे। ठीक है, तो इसके कारण क्या हुआ कि, और जो हम लोग बॉर्डर देखिएगा एक बार फिर से देखिए, ये देखिए, ये मोटा मोटी आपका ये वाला जो एरिया पड़ता है, सॉरी, ये वाला जो एरिया पड़ता है ये कन्नौज है। अब क्या होता था, जैसे कि ये राष्ट्रकूट यहाँ पे अटैक करना चाहते थे, ये पाल यहाँ पे अटैक करना चाहते थे, और ये इनका जिनका था जैसे गुज्जर प्रतिहार का था, तो वो इसको रोक के रखना चाहते थे। तो कभी कभी क्या होता था कि राष्ट्रकूट इस एरिया को कैप्चर कर लिए, कभी कभी क्या होता था कि पाल इस एरिया को कैप्चर कर लिए। इस टाइप का सिस्टम क्रिएट रहता था कन्नौज के लिए। ठीक है, अब आते हैं कन्नौज पे। तो क्या था, कन्नौज जो था वो प्राइज्ड एरिया था। ठीक है, और किसके किसके बीच होता था झगड़ा? गुज्जर प्रतिहार, पाल डायनेस्टी ओवर कन्नौज। ठीक है, थ्री पार्टी स्ट्रगल था, और थ्री पार्टी स्ट्रगल का हमेशा नाम आता है। ठीक है, इसमें आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जो राष्ट्रकूट वंश के ध्रुव थे और कृष्ण थे ये जीत गए थे। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा क्या था कि वहां पे हम लोग देखे थे कि गुप्त काल से क्या हुआ था, गुप्त काल से टेम्पल बनाने का जो सिस्टम था वो क्रिएट हो गया था। ठीक है, अब टेम्पल बनने से क्या फायदा होता है कि लोग आने लगते हैं अगल बगल में। ठीक है, नगर क्रिएट हो जाता है। अब नगर क्रिएट हो जाता है तो क्या होता है कि जैसे वो एरिया जो है वो टैक्स पे करने लगता है। टैक्स मतलब क्योंकि व्यापारी भी आते हैं, लोग ज्यादा आएंगे तो इसके लिए जो टेम्पल मेकिंग था, क्योंकि एरिया इनका बहुत बड़ा नहीं था, तो या तो ये खेती से क्रिएट कर सकते थे या तो टेम्पल वेम्पल बना के, तो वही वो टेम्पल बना के क्रिएट करते थे, और उसमें बहुत सारा पैसा रहता था। ठीक है, इसीलिए मोहम्मद गजनी भी आया था, 17 बार आया था यहाँ पे, और अपना जो टारगेट है, जो यहाँ का टारगेट था वो ज्यादातर वेल्दी टेम्पल्स को ही बनाया था। ठीक है, उसके बाद आते हैं जो चाहमान है, जैसे जब वो प्रतिहार वंश टूटा था, तो चाहमान, चंडेल और एक कौन था, चाहमान हो गया, चंडेल हो गया, और चाहमान, चंडेल और सोलंकी, इन सब में टूटा था। तो जो चौहान थे वो दिल्ली और अजमेर का एरिया कंट्रोल करते थे। ठीक है, दिल्ली और अजमेर का। जो चाहमान रूलर थे पृथ्वीराज तृतीय, उन्हीं का हम लोग मतलब जो वो फेमस है पृथ्वीराज चौहान, तो वो एक्चुअली थे पृथ्वीराज तृतीय, पूछा हुआ क्वेश्चन है। वो डिफीट किए थे मोहम्मद गौरी को कब? 19 1191 में। अब चोला को देखते हैं, तो चोला जो थे वो कहाँ थे? पल्लव किंग्स के सबऑर्डिनेट में काम करते थे। ठीक है, और पहले क्या थे? पहले लोकल मतलब चीफली फैमिली था, मतलब चीफली फैमिली मतलब कि मतलब पुराना नाम था, जैसे अभी मुजफ्फरपुर में देखिएगा तो रघुनाथ पांडे है, तो ये सब एक चीफली फैमिली है, शुक्ला फैमिली है, तो चीफली फैमिली है, उसी टाइप का था। ठीक है, ही built द टाउन ऑफ तंजावुर एंड a टेम्पल ऑफ गॉडेस निसुमनी देयर। कौन? विजयालय। ठीक है, ये देखिए ये विजयालय है। ये क्या किया? निशुम्भदिनी टेम्पल बनवाया यहाँ, और तंजावुर का लोकल टाउन बनाया। और ये किसका उपाधि लिया था? कमेंट में बताइएगा।
अब क्या हुआ कि एक टाइम में जैसे ये जो चोला थे ये बहुत हाई पावर हो गए। हाई पावर किसके टाइम में हुआ? राज राज प्रथम के टाइम में और राजेंद्र के टाइम में, राजेंद्र प्रथम के टाइम में। ठीक है, इन दोनों के टाइम में बहुत हाई हो गया। अब ये देख रहे हैं ये गंगा तक पहुंच गए और ये भी श्रीलंका भी ले लिए थे। ठीक है, तो राजराज वन जो था वो, अच्छा ये देख लेना, राजराज वन जो है वो सबसे पावरफुल चोला रूलर बना। ठीक है, लेकिन जो सबसे ज्यादा एक्सपेंशन किया था वो क्या था? राजेंद्र प्रथम, गंगा वैली तक पहुंच गया था। ठीक है, और नेवी भी बना लिया था। अब आ जाते हैं कि मंदिर वंदिर वाले सीन पे। तो चोला टेम्पल इसीलिए बनाया जाता था, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियाई ऑफ सेटलमेंट आ जाए, मतलब लोग बस जाए वहां पे आसपास में। ठीक है, ये तो समझा दिए थे कि सब लोग बस जाएंगे तो उससे क्या होगा? पैसा कलेक्ट होगा। जो चोला का ब्रॉन्ज इमेज था वो कंसीडर्ड किया जाता है वर्ल्ड ऑफ द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड, अमॉन्ग्स द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये देख लेना कि कभी अगर पूछे कि ब्रॉन्ज एज के बारे में, तो मतलब ब्रॉन्ज इमेज के बारे में, तो चोला सबसे ऊपर आएगा। एग्रीकल्चर, अब क्या था कि जो कावेरी नदी थी, ठीक है, कावेरी नदी क्या हुई कि ब्रांचेस में वहां पे टूट जाती थी। ठीक है, ये रटने वाला कुछ है नहीं, इसमें ब्रांचेस में टूट जाती थी। तो उसके अगल बगल वाला जो एरिया है, हम लोग याद है ना कि एलुवियल सॉइल क्या करता है? दो टाइप का सॉइल क्रिएट करता है, एक कौन है? बांगर सॉइल, और एक कौन है? खादर सॉइल। ठीक है, तो जो खादर होता है वो पुराना सॉइल होता है और जो बांगर होता है वो नया सॉइल होता है। तो वो बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है। तो फर्टाइल सॉइल जो होता है उसके बैंक पे, उसके कारण क्या हुआ? एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा बूस्ट किया। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। तो नाडू जो है, नाडू परफॉर्म सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन इंक्लूडिंग डिस्पेंसिंग जस्टिस एंड कलेक्टिंग टैक्स। तो नाडू क्या था? विलेज का यूनिट, तीन चार विलेज, पांच विलेज है, उसके एक यूनिट को क्या बोलते थे? नाडू। ठीक है, और यहाँ पे राज कौन करता था? मतलब काउंसिल को क्या बोलते थे? नाटुर। ठीक है, उसके बाद जो चोला किंग है वो मतलब जो वेल्लाल जाति के लोग थे, जो वेल्लाल जाति के लोग थे जो कि क्या करते थे? एग्रीकल्चर का काम करते थे। ठीक है, तो जो बहुत बड़ा जाति है, मतलब जो बहुत ज्यादा किसान, जैसे किसी को धान सप्लाई करना है, किसी को राइस सप्लाई करना है, तो जो उनको मुदवेलन, मुवेदलन, मुवेदलन उपाधि दिया जाता था। मतलब कि आप तीन किंग को सर्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे ये कि जो कैटेगरीज ऑफ लैंड थी, ठीक है, वो मोटा मोटी पांच कैटेगरी थी। एक वीलन बगाई, कौन? जो नॉन ब्राह्मण पीजेंट, जो ब्राह्मण नहीं हो, जो जो बेलाल जाति के लोगों को मिले। ठीक है, और इस पे टैक्स लगता था। तो वेलाल जाति के लोग मिलो तो विलन बगाई। ब्रह्मदे, ब्रह्मदे क्या है कि जो लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मण्स, जो ब्राह्मण्स को गिफ्ट किया गया हो। और इस पे याद रखिएगा टैक्स लगता था। ठीक है, इस पे टैक्स लगता था। ये भूमि फ्री में मिल गई लेकिन उस पे टैक्स लगेगा। और एक ऐसी भूमि थी जो ब्राह्मण को ही मिलती थी और उस पे टैक्स नहीं लगता था। ठीक है, टैक्स फ्री होती थी। उसको क्या बोलते हैं? चतुर्वेदी मंगलम, चतुर्वेदी मंगलम। ठीक है, साला भोग कैसे याद रखिएगा? ब्राह्मण से याद रखिए कि ब्राह्मण को देता है तो लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मण, ब्रह्मदे। साला भोग तो हम लोग याद रखते हैं ना, स्कूल का हिंदी क्या होता है? पाठशाला, पाठशाला। तो क्या हो गया? साला भोग। देवदान, टेम्पल को दिया कोई चीज तो टेम्पल में कौन रहता है? देव, तो देवदान। और पाली चंदनम, तो हम लोग याद है कि जब जैन बुद्ध पढ़े थे तो सब चीज लगभग पाली में ही लिखा जाता था। तो पाली लिटरेचर का बहुत बड़ा योगदान है। तो जैन लिटरेचर, ठीक है, जैन इंस्टीट्यूशन। आगे आते हैं, जो ब्रह्मदेव है वो एक सभा के द्वारा मतलब उसका लुक आफ्टर किया जाता था क्योंकि बहुत लोगों को ब्रह्मदेव मिल गया था। तो उससे जो टैक्स कलेक्ट करना था वो ब्राह्मण लैंड होल्डर
करते थे, ठीक है। जो एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स है उसको क्या बोला जाता था, नगरम्स, ठीक है। जहां ट्रेडर जैसे व्यापारी, अगर व्यापारी का जो एसोसिएशन है उसको क्या बोला जाता था, नगरम, ठीक है। और ये बात कहाँ लिखा हुआ है, उत्तर मेयूर शिलालेख में लिखा हुआ है, जो कहाँ मिला था, चिंगलपुट में मिला था, ठीक है। चिंगलपुट तमिलनाडु में मिला था, ठीक है। और जो ब्रह्मदेव को लागू करवाने के लिए सभा का इस्तेमाल होता है, ठीक है। सभा में कौन लोग रहते हैं, सिर्फ ब्राह्मण, ठीक है, जो कि यही सब चीज देखते हैं। आगे आते हैं, ये प्रशस्ति है एक लिखा हुआ। आगे एक पॉइंट छूट गया है, उड़ का, पहले ही होगा शायद, याद रखिएगा कि एक पॉइंट है इसमें, शायद अभी नहीं मिल रहा। उड़, उड़ क्या था, वो सर्वसाधारण लोगों की थी, मतलब नॉर्मल पीपल, नॉर्मल पीपल। और वो मतलब उन लोगों की सभा थी, वो क्या करते थे, तालाब, बगीचा, ये सब कहाँ बनना चाहिए कहाँ नहीं बनना चाहिए, वो वही डिसाइड करते थे। आज के लिए इतना ही। ये एनसीईआरटी है चोला का।